So let us start respiration. Respiration is the process by which a living organism obtain energy which we call ATP by breakdown of food in cells. अब देखो आपके फूड यानी न्यूट्रिशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सेल तक तो पहुंच गया है, लेकिन इनसे अब एनर्जी रिलीज काम कराने का काम आपका प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या करता है, उस फूड का ब्रेक डाउन करता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं कि एटीपी में एटीपी को रिलीज करने के लिए यानी जो फूड का जो ब्रेक डाउन है उसमें जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। So here is the reaction. The reaction is like this: C6H12O6 यानी ग्लूकोज reacts with oxygen which gives कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का आपका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी कहते हैं हम जिसे, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के भी दो तरीके होते हैं, अब उन्हें हम ब्रीफ फॉर्म में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के जो दो तरीके हैं वो क्या क्या हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एन किसी वर्ड के आगे लगता है बायोलॉजी में तो उसका मतलब हो जाता है एब्सेंस। ठीक है, तो एरोबिक का मतलब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक का मतलब हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन इज अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो हम इसकी साइट के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इथेनॉल में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हैं मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हैं ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स। ठीक है, ये ईस्ट बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स जब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज में होते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, हालांकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन को भी करते हैं। हालांकि जब ये ऑक्सीजन सफिशिएंट एरिया में होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में होते हैं तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जबकि ह्यूमंस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब जो आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है आपकी सेल्स में वो किस तरीके से हो रहा है। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है आपका फूड, फूड के ब्रेकडाउन से ही तो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था। तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस किस तरीके से हो रहा है। तो पहले तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि यहाँ दिया हुआ है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में और उसका नाम है पायरुवेट। ठीक है, और ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, साइटोप्लाज्म जो साइट है वो दोनों में ही प्रेजेंट है फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। अब देखो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन यानी प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि मोस्टली ह्यूमंस का एग्जांपल लेके चलते हैं और कुछ एनिमल्स का भी ले सकते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो प्रेजेंस ऑफ O2 में ये रिएक्शन होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये रिएक्शन होती है तो आपका क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी वही एटीपी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दूसरा क्या हो सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल हम लेते हैं ईस्ट। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये कन्वर्जन होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होता है तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड, लैक ऑफ O2 इन ह्यूमन मसल सेल्स। अब देखो पहले इसका मतलब ये है कि पहले तो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो ऑक्सीजन अब एब्सेंट हो चुकी है। यानी जब भी हम कभी कभी
3-4 दिन का गैप लेके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स यानी पेन, ठीक है। जब ये पेन हम महसूस करते हैं तो ये इसी की वजह से होते हैं। जो रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होता है वो एब्सेंस ऑफ O2 में होता है, यानी लैक ऑफ O2 की वजह से जो रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होता है विच कॉसेस क्रैम्प्स। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपकी मसल्स में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ये लैक्टिक एसिड आपके क्रैम्प्स को कॉज करते हैं। जो मसल पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल में। उसके बाद 3 कंडीशन हो सकती है हमारे पास, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो यानी नॉर्मल कंडीशन, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो यानी एबनॉर्मल कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, लैक ऑफ O2। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होता है ना तो ऑक्सीजन फुली प्रेजेंट है और ना ही फुली एब्सेंट है। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि ऑक्सीजन वहाँ पहले प्रेजेंट थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि ऑक्सीजन की कमी है, यानी उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है जो रेस्पिरेशन के लिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन हमारे मसल्स में आएगी, जिसे हम एक्सरसाइज से याद रखेंगे। हर किसी को ये महसूस हुआ होगा कि जब वो कुछ गैप के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। एंड अदर इज नॉर्मल कंडीशन जो ह्यूमन में होती है, एंड अदर इज एबनॉर्मल कंडीशन जो ईस्ट में होती है, जिसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज हाउ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, जबकि ब्रीदिंग इस एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसे हम अपनी नोस्ट्रिल्स के थ्रू करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स, एंड विच वी कॉल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, जो आपकी ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, एंड ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जबकि रेस्पिरेशन इटसेल्फ एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस सिम्बलाइज हो रहे हैं, तो इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी का रोल है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग चीज़ें हैं, और अब हम सारी रेस्पिरेशन की टर्मिनोलॉजीज को समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरीके से टेक प्लेस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है इन आवर लंग। सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। जो ह्यूमन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज है वो किस इस तरीके से होता है। बहुत सिंपल सी फ्लो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप ये आपको समझ में आएगा और बहुत सिंपल तरीके से आपको लर्न भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है एनवायरनमेंट में, उसे हम नेजल कैविटी के थ्रू इनहेल करते हैं, यानी हम अपनी नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं। अब हम प्योरली ऑक्सीजन को इनहेल कभी नहीं करते हैं। जो भी हम इनहेल करते हैं वो अक्सर ऑक्सीजन रिच एयर होती है, यानी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो नेजल कैविटी के थ्रू इनहेल करने के बाद ये एयर पास करती है आपके फेरिंग्स से, एंड देन ट्रैकिया। फेरिंग्स और ट्रैकिया कंबाइनली हम इसे विंड पाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन फेरिंग्स एक अलग पार्ट है, एंड देन आपका स्टार्ट होता है ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद ये एयर रीच करती है आपके ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल से जाती है एल्वलाई ऑफ लंग्स, और एल्वलाई ऑफ लंग्स से जाती है, एल्वलाई ऑफ लंग्स एक ऐसी साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। इस एक्सचेंज ऑफ एयर में जो O2 होती है वो आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुँचती है, और जो CO2 होती है वो वापस से आउट, यानी आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए आपकी नोस्ट्रिल से वापस से पास होती है, ठीक है। तो एल्वलाई एक ऐसी साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर आपकी बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव कर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जिसे आपकी सेल्स ने रिलीज किया होता है वो आपके नोस्ट्रिल्स की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ठीक है। देन दिस CO2 रिच एयर एंटर्स इन ब्रोंक्यूल्स। अब देखो सेम वही प्रोसेस अपोजिट चलने लगा। अब ये ब्रोंक्यूल्स में जाएंगे, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में जाएंगे, एंड देन ट्रकिया, उसके बाद आपकी नेजल कैविटी, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से एक्सचेंज होता है। जो आपका मेन एक्सचेंज साइट है फॉर दिस एयर
इज एल्वलाई। एल्वलाई क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स बेसिकली एक रूम है, उस रूम के अंदर जो कुछ मशीन्स प्रेजेंट है, उन मशीन्स का नाम है एल्वलाई। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि लंग्स के थ्रू, लंग्स आर नॉट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एयर। लंग्स सिर्फ एक मीडियम है जहाँ पे हमने एल्वलाई को प्रेजेंट किया हो, और ये एल्वलाई बहुत ज़्यादा न्यूमरस फॉर्म में होती हैं। ये एल्वलाई सैक लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जहाँ पे असलियत में एक्सचेंज ऑफ एयर का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है आपका, और उसके बाद ऑक्सीजन रिच एयर आपकी बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आप रिलीज करते हैं, यानी एक्सेल करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है आपके एयर का, ऑक्सीजन रिच एयर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर के एक्सचेंज का। अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे का मैकेनिज्म। अब देखो, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई को समझेंगे। ये हमारे लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, वही हमारे एल्वलाई हैं। ठीक है, अब इसका ब्रॉड फॉर्म में ये है स्ट्रक्चर। एल्वलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर इन स्वैलन फॉर्म। अब स्वैलन फॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ एयर का प्रोसेस चल रहा है, तो एयर का इनटेक भी हो रहा है और आउटगोइंग भी हो रही है, तो इसलिए ये हमेशा बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। अब समझते हैं कि इन एल्वलाई से जो ब्लड का एक्सचेंज है ब्लड कैपिलरीज में, वो कैसे होता है। यानी ऑक्सीजन रिच एयर को ये ब्लड कैपिलरीज में कैसे पहुंचाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ये ब्लड कैपिलरीज से कैसे रिसीव करती हैं, ताकि उनका बाहर एक्सेल, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर को ये बाहर एक्सेल कर सकें। ठीक है, ये अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई है जो सबसे ज़्यादा क्लोजअप फॉर्म में है। तो अब इससे समझते हैं हम कि इस एल्वलाई में एक्सचेंज ऑफ एयर का कैसे प्रोसेस चलता है। देखिए, एल्वलाई में ऑक्सीजन रिच एयर आई, और फिर यहीं से कनेक्टेड हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इस कैपिलरीज में क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन रिच एयर का एक्सचेंज होता है थ्रू इट्स मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। इसका पतले होने का रीज़न भी यही है ताकि एक्सचेंज ऑफ एयर कुड टेक प्लेस ईजली। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी तरीके से हो जाए, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, और मेम्ब्रेन थिन होने के कारण ब्लड कैपिलरीज में ईजिली ट्रांसफ्यूज हो जाती है आपकी ऑक्सीजन रिच एयर, और इसी ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कैरी करती हैं ब्लड कैपिलरीज, वो वापस से एल्वलाई को दे देती हैं। फिर एल्वलाई से ये एयर आपकी नोस्ट्रिल से बाहर पास आउट हो जाती है। तो इस तरीके से फंक्शनिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज की। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, वो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हो रहा था, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ही आपके ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं, जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, यानी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। इन्हीं आयरन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, यानी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। बाइंड्स विद O2 एंड ट्रांसपोर्ट O2 टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स में। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म ओनली। अब जो CO2 होती है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी ये तो बाइंडिंग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है आपकी ऑक्सीजन, जबकि CO2 डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ये CO2 के साथ बाइंड नहीं करते हैं, यानी हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल हैं, आयरन के जो मॉलिक्यूल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है? तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू होता है। इनहेल जब हम करते हैं, इनहेल का मतलब होता है यानी अपने लंग्स के अंदर हमने ऑक्सीजन रिच एयर को पहुंचाया, और एक्सहेल का मतलब होता है हमने अपने लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर पास आउट किया नोस्ट्रिल्स के थ्रू। अब हम समझते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमारे डायफ्राम, स्टर्नम, रिब्स का क्या रोल होता है। तो लेट अस डिस्कस इन ब्राइफली अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और हम इनकी डिफरेंस भी समझेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपस में अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो जो इनहेलेशन में होगा वो
एक्सेलेशन में उसका अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे लर्न करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ कि आप इनहेलेशन का प्रोसेस याद कर लीजिए बाय हार्ट, एंड देन आप उसी प्रोसेस को अपोजिट कर दिए एक्सेलेशन में, तो आपको ये पूरा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और याद करने के लिए भी सिंपलर वे हो जाएगा, ताकि आप कभी इस प्रोसेस को ना भूलें। इनहेलेशन को आप याद कर लीजिए और उसी प्रोसेस को अपोजिट कर दीजिए एक्सेलेशन में। तो समझते हैं कि इनहेलेशन में क्या हो रहा है और एक्सेलेशन में क्या हो रहा है। इनहेलेशन में जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। डायफ्राम की मसल्स आपके एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आप इसको फिजिकली इस प्रोसेस को करके भी देख सकते हैं और महसूस करेंगे कि जब आप इनहेल करते हैं कोई भी एयर, तो आपके डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। डायफ्राम मसल्स फ्लैटेंड आउट, और ये मसल्स अब फ्लैटेंड आउटवर्ड की तरफ फ्लैटेंड होती हैं। जी एक्सेलेशन में डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, यानी ये प्रोसेस क्या है, वाइस वर्सा एक दूसरे के। और डायफ्राम में मसल्स क्या होती हैं, आर्क्स अपवर्ड, और ये अपवर्ड की तरफ फ्लैटन होती हैं। जैसे इसमें आउटवर्ड की तरफ फ्लैटन हो रही थी, तो ये अपवर्ड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं इनहेलेशन में, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बग्स अपोजिट। अब देखिए, इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बग्स अपोजिट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जबकि एक्सेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बग्स अपोजिट यानी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन में आपकी रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड, रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो आपके रिब्स एंड स्टर्नम्स हैं ये आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो कि रिजल्ट करते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स आपके रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्सेलेशन में रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। एक्सेलेशन में क्या होता है, जो आपकी रिब्स एंड स्टर्नम होती हैं वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करती हैं और इनवर्ड की तरफ जाती हैं। इनहेलेशन में आपकी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि एक्सेलेशन में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा एयर को भी एक्सेल कर पाते हैं। गिल्स, अब समझते हैं गिल्स का क्या रोल है और ये किन में प्रेजेंट होते हैं। गिल्स अक्सर फिशेस में प्रेजेंट होते हैं और इनका रोल होता है वही जो सिंपल ह्यूमंस में रोल होता है, गैसियस का एक्सचेंज कराने के लिए, वही गिल्स का रोल होता है फिशेस में। ये भी गैसियस को एक्सचेंज कराते हैं, यानी O2 को रिसीव करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं। तो गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस, दे टेक अप O2 विच इज इन डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर। अब देखो, सिंपल सी बात है, फिश हमेशा एक्वाटिक बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं, यानी वो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। तो वाटर बॉडीज में जो पानी में ऑक्सीजन का डिजॉल्व अमाउंट है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट है। अब पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो इसके लिए उन्हें एक स्पेशल स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है गिल्स, ठीक है। तो गिल्स हेल्प करते हैं इनके ऑक्सीजन को इनहेल करने में, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। इसका लेवल बहुत लो होता है, इसीलिए इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, यानी जल्दी 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 ये इनहेल और एक्सेल करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट हैव सिस्टम ऑफ स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकियास फॉर टेकिंग अप ऑक्सीजन। अब इसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के टेकअप के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलते हैं हम, जो हमारी नोस्ट्रिल्स हैं जिनसे हमारा इनहेलेशन ऑफ एयर हो रहा है, तो उस एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। अब वो सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे लंग्स तक यानी एल्वलाई तक रीच करेंगी, तो हमारी एल्वलाई को हार्म पहुंचाएंगी। तो उन इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लिया जाता है नोज़ के थ्रू। अब ये ट्रैप जो इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप किया जा रहा है वो किसके थ्रू होता है, तो नोज़ में बहुत ज़्यादा फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक लेयर ऑफ म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो स्टमक में म्यूकस की लेयर प्रेजेंट थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती थी स्टमक की लाइनिंग को, वैसे ही हमारे नोज़ में म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करती हैं, यानी बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। और ऐसे ही नोज़ में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। दीज डस्ट पार्टिकल आर ट्रैप्ड इन योर नोस्ट्रिल्स, ताकि वो लंग्स तक या एल्वलाई तक रीच ना कर पाए और आपके एल्वलाई तक प्योर एयर ही रीच कर पाए। फिर स्नीजिंग के थ्रू ये सारे इम्प्योर पार्टिकल्स बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। दिस इज अदर मैकेनिज्म विच विल बी डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स।